मैं आप सबके बीच में आकर अभिभूत हूँ और संपर्क फाउंडेशन की स्थापना जैसा अभी नायक जी ने बताया कि 2005 में हुई थी और जिन सामाजिक उद्देश्यों के लिए संपर्क फाउंडेशन स्थापित किया गया था, मुझे लगता है कि अभी तक अनेकों सामाजिक कार्यों को ये संस्था लगातार करने में सफल रही है। और भाइयों बहनों, स्वर्गीय जनक नायक जी ने शायद इस संस्था का नाम संपर्क संस्था के कार्यों को परिभाषित करने के उद्देश्य से ही रखा होगा, क्योंकि संपर्क का उद्देश्य होता है जुड़ना और समाज के हर वर्ग को, वंचित और हाशिए पर रह रहे लोगों को उनके जीवन में हर प्रकार से सकारात्मक रूप से एक नया परिवर्तन लाना, नया बदलाव लाना। यह कहीं न कहीं जो संपर्क फाउंडेशन का उद्देश्य है उसको सार्थक करता है। अपने जो इन्होंने लक्ष्य लिए, उन लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए इस संस्था ने अनेकों शैक्षिक जगत में जिस संपर्क स्मार्ट शाला की नींव रखी थी, वो आज लगातार बढ़ रहा है, लगातार एक बड़ा इसका स्वरूप बन रहा है और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक आधुनिक शिक्षा पहुंचाने का काम कर रहा है। और उसकी व्याख्या आपने बहुत शानदार तरीके से करी कि लकड़हारे का कुल्हाड़ी उसका मंद पड़ जाना या उसकी धार कम हो जाना, कुंद हो जाना, तो उसने कहा कि आप लोगों के अंदर जो है वही क्षमता है, वही जोश है, उत्साह है, लेकिन कुछ नवाचार अगर हो जाए तो जो लकड़हारा 10 पेड़ काटता था वो शायद 20 पेड़ काटने लगे। और साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़माने में, आजकल साइंस और टेक्नोलॉजी का ये जो ज़माना है, हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करना, भरपूर और संपूर्ण उपयोग करना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम चीज़ों को बहुत आसानी से कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा कर सकते हैं और बहुत कम ऊर्जा का प्रयोग करके बहुत कम शक्ति में अधिक काम कर सकते हैं। और मुझे यह भी बताया गया कि संपर्क फाउंडेशन की ओर से जिन स्कूलों में संपर्क स्मार्ट शाला प्रोग्राम को लागू किया गया है, वहाँ बच्चों की संख्या में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई है, लगातार उनकी संख्या बढ़ी है। और आज संपर्क फाउंडेशन की ओर से स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम जो हमारे जनपद आदर्श चंपावत, क्योंकि हमने इसकी थीम ली है पूरे उत्तराखंड की कि आदर्श चंपावत से आदर्श उत्तराखंड की ओर हम बढ़ेंगे, तो आज आदर्श चंपावत से इसका श्री गणेश किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि चंपावत के स्कूल और यहाँ के प्यारे बच्चे आप सबकी गाइडेंस में, आप सबके मार्गदर्शन में निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको लाभान्वित होने का अवसर मिलेगा। और इस कार्यक्रम के पहले फेज में जो हमारे 137 स्कूल चिन्हित किए गए हैं और इन स्कूलों को स्मार्ट टेलीविजन जो हमने 10 सांकेतिक रूप से यहाँ पर दिए थे, संपर्क टीवी डिवाइस दिए जाएंगे, जिससे बच्चे खेल खेल में ज्ञान और शिक्षा को अर्जित कर पाएंगे। और इस कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 5500 बच्चे सीधे सीधे लाभान्वित होंगे। मुझे यह भी बताया गया कि कार्यक्रम का उद्देश्य जो बच्चों की बौद्धिक क्षमता को तेजी से विकसित करने के साथ साथ उनकी सीखने की प्रक्रिया को आनंदमयी बनाना, शिक्षकों की जो हमारी क्षमता है उसमें नवाचार लाकर उसको और बढ़ाना और शिक्षण को व्यवस्थित करना और आसान बनाना है। क्योंकि आज मैं देखता हूँ एक बात, नवाचार की बहुत जरूरत है। जो मैंने महसूस किया है कि एक ही काम करते करते या एक ही तरीके से आप सब भी जो बच्चों को शिक्षण करने का काम करते हैं, उनका प्रशिक्षण करने का काम करते हैं, या बच्चे भी एक ही प्रकार से, कई बार मैं समझता हूँ कि वो ठीक आपने नायक ने जो कहानी सुनाई उसी तरह हो जाता है। इसलिए इसमें नवाचार की आवश्यकता है और ये फाउंडेशन का यह प्रयास अत्यंत सराहनीय है। मैं इसके लिए एक बार फिर से विनीत नायक जी को और फाउंडेशन को साधुवाद देता हूँ। और भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज नए भारत का निर्माण हुआ है
और जिसके अंतर्गत पूरे देश के अंदर अभूतपूर्व रूप से विकास हो रहा है। अभी नए आंकड़े आए हैं, आपने देखा, जहां पूरी दुनिया कोरोना महामारी के बाद अव्यवस्थित हो गई। अभी हमने G20 का कार्यक्रम किया रामनगर में। मैं आज प्रधानमंत्री जी का आप सबके माध्यम से भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि पहले जो ये बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो कार्यक्रम होते थे, बड़ी बड़ी संगोष्ठियां होती थी, बड़े बड़े सम्मेलन होते थे, वो कुछ ही स्थानों पर होते थे। दिल्ली में हो जाते थे, मुंबई में हो जाते थे, बेंगलोर में हो जाते थे, या हैदराबाद में हो जाते थे। इस बार जो G20 का जो कार्यक्रम हुआ, एक तो ऐसे विषम समय में मैं कहूँगा, जब पूरी दुनिया के अंदर आज लोगों की, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कम हो रही है, दुनिया कहीं न कहीं जूझ रही है, ऐसे समय में भारत को G20 की अध्यक्षता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में, मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश को मिली है। एक तो ये हमारे लिए बड़ा काम हुआ है। और जो मैं कह रहा था कि पहले ये कार्यक्रम कुछ ही शहरों में होते थे, वो कार्यक्रम अब छोटे छोटे शहरों में हो रहे हैं, छोटे छोटे स्थानों पर हो रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि G20 की जो पूरे देश की सबसे बड़ी 5 बैठकें थी, राउंड द टेबल PSA लेवल थी, जिसमें प्रधानमंत्री के जो वैज्ञानिक सलाहकार जिसमें भाग लेते हैं, राष्ट्राध्यक्षों के वैज्ञानिक सलाहकार भाग लेते हैं, उसकी बैठक हमारे यहाँ रामनगर में संपन्न हुई। और जहाँ रामनगर में एक बैठक हमारी संपन्न हो गई, दूसरी बैठक अभी ऋषिकेश नरेंद्रनगर में होने वाली है 25 मई से 25 से 27 तक। फिर तीसरी बैठक भी हमारी जून के महीने में होने वाली है। यानी कि उत्तराखंड में एक नहीं 3 बैठकें हमको मिली हैं। और जहाँ दुनिया की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, बिगड़ रही है, वहीं भारत की अर्थव्यवस्था ऐसे विषम समय में भी हम 11वें स्थान से अब 5वें स्थान की अर्थव्यवस्था में, और आने वाले समय में हम कई सारे सेक्टरों में हम तीसरे स्थान पर आ जाएंगे। और जब देश की शताब्दी के स्वतंत्रता की शताब्दी के हम 100 वर्ष पूरे कर रहे होंगे, उस समय भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बन जाएगा। आज भी हम नेतृत्व कर रहे हैं, आज भी हम बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हम नंबर 1 पर, नंबर 2 पर, नंबर 3 पर हम कहीं न कहीं खड़े हो रहे हैं, अपने को स्टैंड कर रहे हैं। ये नया भारत बन रहा है। और वही मैं बताऊं आपको, अर्जेंटीना जैसा देश, अर्जेंटीना मैंने जब वहाँ पर सभी जो विदेशी मेहमान आए थे इस कार्यक्रम में भाग लेने, मैंने उनसे कहा कि सभी देश आ गए हैं, तो बोले कि अर्जेंटीना वाले नहीं आ पाए। तो मैंने कहा क्यों नहीं आया ऐसा? तो जानते हैं उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा कि ये कोरोना के बाद वहाँ की अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो गई कि वहाँ के प्रतिनिधि जो है अपना इंतजाम यहाँ के आने के लिए नहीं कर पाए। तो आप सोच सकते हैं जो देश दुनिया के जिनकी गिनती अग्रणी देशों में होती थी, वहाँ भी इस प्रकार का क्राइसिस आ गया, इस प्रकार का संकट उत्पन्न हो गया। तो ऐसे समय में कहीं न कहीं हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश का सामाजिक एवं आर्थिक विकास, उस देश में जो हमारे नौनिहाल हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, उनकी शिक्षा किस प्रकार की होगी, उसकी गुणवत्ता किस प्रकार की होगी, उस पर निर्भर करता है। और यह सब काम आपके जिम्मे है, क्योंकि पहला संस्कार देने का काम अगर कोई करता है तो माता पिता करते हैं। सभी के माता पिता पहले शिक्षक होते हैं, पहला संस्कार वही देते हैं, लेकिन उसके बाद दूसरा संस्कार देने का काम, उनको शिक्षा देने का काम, उनको जीवन में आगे बढ़ाने का काम वो हमारे शिक्षक गण करते हैं। और मुझे खुशी है कि आज इस क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है और हमारे चंपावत जनपद के सभी विद्यालय, अभी नायक साहब बता रहे थे कि दूर दूर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत संभावनाएं इस क्षेत्र में है। एक हब बनेगा हमारा ये शिक्षा का, यहाँ से हमारे निकलने वाले बच्चे विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे और विभिन्न क्षेत्रों में जाकर वो जहाँ अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, अपने गांव का, अपने शहर का, आसपास के क्षेत्रों का, जिले का, राज्य का, वहीं
आप सबका भी नाम रोशन करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं गिनती जरूर होगी कि उन बच्चों ने अपनी प्राथमिक शिक्षा कहाँ ली, बेसिक शिक्षा कहाँ ली, माध्यमिक की पढ़ाई कहाँ करी, कौन उसके शिक्षक थे, तो उनका साथ हम सब का नाम हो जाता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी तेजी से बढ़ जाती है। और एक बात और है कि आज जो तमाम प्रकार के शिक्षा के क्षेत्र में बहुत लंबे समय से नवाचार की आवश्यकता थी, उसको देखते हुए 2020 में आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो वर्तमान समय में, नए समय में जो चुनौतियां आई हैं, जो परेशानियां आई हैं, उनसे निपटने के लिए नई शिक्षा नीति को हमारे सम्मुख रखा है। और ये नई शिक्षा नीति जहां स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा को नए आयाम देने का काम करेगी, वहीं दूसरी ओर इससे सभी वर्गों के लोगों की समानता के आधार पर जो शिक्षा है वो प्राप्त करने का अवसर भी मिलेगा। स्कूली स्तर पर जो कौशल विकास से युवा कुशलता के साथ कार्य करने में हमारे नौनिहाल, हमारे बच्चे पूरी तरह से सक्षम होंगे। और नई शिक्षा नीति के माध्यम से बच्चों को रोजगारपरक शिक्षा के साथ प्रतियोगी परीक्षाएं, उसमें भी सफलता प्राप्त करने में उनको सफलता मिलेगी। शोध एवं अनुसंधान के क्षेत्र में भी हमारे विद्यार्थियों की एक नई सोच साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आधार पर विकसित होगी। भाइयों बहनों, मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि उत्तराखंड प्रथम राज्य है जिसने नई जो शिक्षा नीति है स्कूली शिक्षा में, उसको पूरी तरह से लागू किया है। और मुझे आज पूरा विश्वास है कि हमारा संपर्क फाउंडेशन द्वारा जिस स्मार्ट शाला कार्यक्रम की नियुक्ति रखी गई है, वो हमारे प्रदेश में नई जो शिक्षा नीति है उसके लाभों को, उससे होने वाले बच्चों को, एक नवाचार को और आप सबको शिक्षा देने में गुणवत्ता रूप से वृद्धि करने में सफल होगा। इसके साथ साथ हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए अपने विकल्प नहीं संकल्प को पूर्ण करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। परंतु मेरा मानना है कि ये जो हमने संकल्प नए उत्तराखंड का लिया है, विकल्प नहीं संकल्प जो लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए अगर सबसे अधिक आवश्यकता किसी की है, सबसे अगर महत्वपूर्ण भूमिका किसी की है, तो हमारे शिक्षक गणों की है। और उनके बिना सहयोग के ये हमारा संकल्प पूरा नहीं हो सकता है। हम तभी आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम हिंदुस्तान के अग्रणी राज्य बन सकते हैं, जब हमारे शिक्षकगण हमारे नौनिहालों के अंदर एक नए संस्कार, नई शिक्षा देकर उनको हर क्षेत्र में पारंगत बनाने का काम करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने जिस प्रकार का सहयोग लगातार हमें अभी तक दिया है वो जारी रहेगा। मैं आज के अवसर पर यह भी कहना चाहता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे शिक्षार्थी हैं, वो देश का भविष्य हैं और उनके कंधों पर उत्तराखंड को और देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है। लेकिन उनके कंधों को सशक्त बनाने का काम, उनके अंदर आत्मविश्वास जगाने का काम, उनके अंदर एक संपूर्ण रूप से उनको परिपक्व और मजबूत बनाने का काम, उनके अंदर विश्वास जगाने का काम, उसको पूरी तरह से करने का काम अगर किसी की जिम्मेदारी है, किसी का दायित्व है, तो आप सबका है। और मुझे पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से आप इस काम को अपने लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। मेरी और मेरी सरकार का यही प्रयास रहेगा कि हमारे जो नौनिहाल हैं उनके कंधे अधिक से अधिक मजबूत हों और अधिक वो कार्यकुशल बने और देश प्रदेश को आगे बढ़ाएं। मैं आज के अवसर पर यहाँ पर GIC छात्रावास बनाया जाना है, ये हमारे जो बेटियां हैं उनको दूरस्थ स्थानों से यहाँ पर पढ़ना पड़ता है, इसलिए चंपावत GIC है एक छात्रावास बनाया जाएगा। और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है, मैंने आज आप लोगों ने अखबार में पढ़ा नहीं पढ़ा कि जो मैंने पिछले दिनों एक घोषणा करी थी जब मैं आया था शुरू में, यहाँ की शोभन सिंह मीना विश्वविद्यालय का एक कैंपस चंपावत में बनाया जाएगा, उसका विधिवत रूप से किया है। ऐसे अनेकों कार्य आज इस क्षेत्र में आगे बढ़ाए जा रहे हैं। अभी जनपद में जिला योजना के अंतर्गत 1,87
लाख की धनराशि से जो हमारे 41 विद्यालय हैं उसमें मरम्मत का कार्य और एक विद्यालय का जो भवन का पुनर्निर्माण भी किया जा रहा है और सभी जो विद्यालय हैं उसमें पेंटिंग के लिए भी पैसा रख दिया गया है। जिला योजना में उसकी भी स्वीकृति प्रदान हो गई है। ऐसे अनेकों कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं। प्रादेशिक स्तर पर अभी हमने एक और निर्णय लिया है कि जो हमारे बच्चे 10वीं 12वीं के बच्चे हैं उनको आप अपने प्रमाण पत्र बनाएंगे। तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, यहाँ से वहाँ जाते थे, इधर उधर जाते थे, उनको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा बल्कि उनके विद्यालयों में उसकी व्यवस्था बनाएंगे। मेरे ख्याल से हमारा जनपद चंपावत हमारे जिलाधिकारी ने तो व्यवस्था बना दी थी कि कब से ये कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं और अन्य पूरे प्रदेश के अंदर ये काम शुरू हो रहा है। इसी प्रकार से हमने बहुत सारे निर्णय लिए हैं और चंपावत के बारे में तो अभी हमने घोषणाओं की जो समीक्षा करी है उसमें से तेजी से घोषणाएं आगे बढ़ रही हैं। उसके बारे में मैं बहुत विस्तार से बोलूँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप सबको जानकारी है। और अभी विधायक के रूप में जब आप सबकी सेवा का जो प्रयास हमने किया है उसका 1 वर्ष पूरा होगा तो उसमें हम लोग एक छोटी सी पुस्तिका निकालेंगे, उसमें उन सबका उल्लेख होगा। तो मैं आज के अवसर पर आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप सबसे आशा करता हूँ, आप सबसे अपेक्षा करता हूँ कि जो काम आपके जिम्मे है उस काम को आप नवाचार के साथ, अधिक उत्साह के साथ, अधिक ऊर्जा के साथ शिक्षा उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।